राज्य प्रशासन के अंतर्गत मैंने अभी आपको विगत व्याख्यान में सचिवालय और मुख्य सचिव की भूमिका के बारे में बताया और आपको बताया कि राजनीतिक कार्यपालिका किस प्रकार प्रशासनिक कार्यपालिका पर निर्भर करती है, अर्थात मंत्री सचिवों पर किस प्रकार से निर्भर होते हैं और मुख्य सचिव की भूमिका प्रशासन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण अपने दायित्वों को निभाते हैं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका के दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है, अर्थात राजनीतिक कार्यकारी और स्थायी कार्यकारी। राजनीतिक कार्यकारियों की श्रेणियों में संघ में केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री आते हैं। राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री आते हैं। दूसरी ओर स्थायी कार्यकारियों की श्रेणी में लोक सेवक अर्थात सचिव, अवर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। किसी मंत्रालय विभाग में कार्यरत लोक सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक मंत्री होता है और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है, मुख्य सचिव। राजनीतिक कार्यपालक को सत्ता सावधि चुनाव के माध्यम से जनता से प्राप्त होती है और वह उस सत्ता का प्रयोग अपनी संवैधानिक स्थिति के अनुसार करता है, जबकि स्थायी कार्यकारी का चयन उसकी योग्यता, प्रवीणता, कुशलता के आधार पर होता है। वह शक्ति अपनी प्रशासनिक पद स्थिति और प्रशासनिक कुशलता से प्राप्त करता है। सरकार की प्रणाली जनता की संप्रभुता की सिद्धांत अर्थात जनता के हाथ में सर्वोच्च शक्ति पर आधारित है। इसलिए स्थायी कार्यपालिका राजनीतिक कार्यपालिका से नीचे है, क्योंकि वह राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात जनता का प्रतिनिधित्व करता है। मोहित भट्टाचार्य ने इस संबंध में ठीक ही कहा है कि संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्री की सर्वोच्चता और सचिव की अधीनस्थता स्वतः सिद्ध है। इन दोनों के संबंधों की भूमिका अर्थात मंत्री लोक सेवक संबंध में की भूमिका संसदीय सरकार में सुचारू और कुशल कार्य निष्पादन के लिए मंत्री अर्थात राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालक और सचिव लोक सेवक या स्थायी कार्यपालक के मध्य उचित और सुसंगत तालमेल और समन्वय अति आवश्यक है। मंत्री जो कि राजनीतिक कार्यपालिका होता है के लिए कुछ कार्य होते हैं या कुछ कार्यों के लिए वह जिम्मेदार होता है। पहला नीति निर्धारण, दूसरा महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय, तीसरा नीतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी, चौथा महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए भूमिका, पांचवा उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए, छठा उचित और वैध जन शिकायतों के माध्यम हेतु प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए। दूसरी ओर लोक सेवक जो कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, मुख्य सचिव और उसके अधीनस्थ आने वाले सचिवों के कार्य या उनको निम्नलिखित दायित्व दिए जाते हैं। पहला नीतियों और निर्णयों को क्रियान्वित करने का, दूसरा नीति निर्धारण के कार्य में के समय आवश्यक सूचनाएं, तथ्य और नीतिपरक निर्णय देने का, तीसरा अधीनस्थ कार्यों की देखरेख, पर्यवेक्षण देना और उन्हें निर्देशित देना और प्रशासन में निरंतरता बनाए रखना। इस प्रकार दोनों का संबंध बिल्कुल घनिष्ठ है, अर्थात मंत्री और लोक सेवक दोनों एक दूसरे से एक लक्ष्य के लिए, प्रशासन के लिए निकटता से संबंधित रहते हैं। पिफनर ने राजनीतिक कार्यकारी को और सिविल सेवक के बीच भेद को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया, जिसे कि आपसे मैं चर्चा कर रही हूँ। पिफनर ने कहा है कि मंत्री जो कि राजनीतिक कार्यपालिका होता है, किसी भी विभाग या मंत्रालय में अथवा सचिवालय में
उसके संबंध में कह सकते हैं कि मंत्री अनुभवहीन और नौसिखिया होते हैं, जबकि लोक सेवक प्रशासनिक और अनुभवी होते हैं। मंत्री गैर तकनीकी होते हैं, जबकि लोक सेवक तकनीकी प्रकृति के होते हैं। राजनीतिक मंत्री पक्षपाती हो सकते हैं, जबकि लोक सेवक तटस्थ होते हैं। राजनीतिक मंत्री अस्थायी होते हैं, लोक सेवक स्थायी होते हैं। राजनीतिक मंत्रियों का अधिक जनसंपर्क होता है, जबकि लोक सेवकों का कम जनसंपर्क होता है। राजनीतिक मंत्री अधिक विधायी संपर्क में रहते हैं, जबकि सचिव कम विधायी संपर्क में रहते हैं। राजनीतिक मंत्रियों का संबंध नीति निर्धारण से अधिक होता है और लोक सेवक का नीति निर्धारण में कम संबंध होता है। राजनीतिक मंत्री अधिक निर्णय लेते हैं, जबकि लोक सेवक अधिक सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। मंत्री अधिक समन्वय करते हैं, जबकि लोक सेवक अधिक निष्पादन करते हैं। मंत्री तकनीकी राय से प्रभावित होते हैं, जबकि लोक सेवक अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा संग्रहित तकनीकी आंकड़ों से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार मंत्री और लोक सेवक के मध्य संबंध जो होते हैं वो उनके कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पर वो नियंत्रित होते हैं। इन दोनों के संबंधों को सुचारू रूप से बनाने के लिए कुछ संबंध है। पहला, दोनों को अपने कार्यभारों को निभाते समय संवैधानिक प्रावधानों और संसदीय कानूनों का अनुसरण करना चाहिए। दूसरा, नीति निर्धारण का अंतिम प्राधिकार मंत्री का है। तीसरा, लोक सेवक को मंत्री की तमाम नीतियों और उसके निर्णयों को पूरी निष्ठा से क्रियान्वित करने चाहिए, भले ही वे नीतियां और निर्णय लोक सेवक के परामर्श से अलग हो। चौथा, लोक सेवक को पूरी आज़ादी है कि वह मंत्री को बिना किसी भय के स्पष्ट सलाह दे। पांचवा, लोक सेवक को तटस्थता, निष्पक्षता, अनामिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तटस्थता से आशय है कि किसी लोक सेवक को गैर राजनीतिक होना चाहिए। सत्ताधारी विभिन्न सरकारों में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के कार्य करना चाहिए। व्यवहार में मंत्री लोक संबंधों की जो एक अवधारणा या प्रवृत्ति देखी गई है वो इस प्रकार है। व्यवहार में मंत्री लोक सेवकों के बीच का संबंध परस्पर मतभेदों, विवादों, बेचैनी और शंकाओं से घिरा रहता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण ये हैं कि मंत्री और लोक सेवक के बीच परस्पर मतभेद की घटना स्वतंत्रता के बाद पहली बार वर्ष 1957 में मुंदड़ा सौदा के मामले में हुई। इसमें राष्ट्रीयकृत जीवन बीमा निगम की 1.25 करोड़ रुपए की राशि निजी क्षेत्र के शेयरों की खरीद के लिए व्यय की गई थी। जब इस मामले ने जोर पकड़ा तो तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णाचार्य ने प्रधान वित्त सचिव HM पटेल ने दोष एक दूसरे पर मढ़ा। फलस्वरूप भारत सरकार ने तथ्यों और आंकड़ों साथ ही मुंदड़ा सौदे के औचित्य की जांच के लिए 1958 में MC छागला की अगुवाई में एक सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। छागला आयोग ने अपने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि संवैधानिक तौर पर मंत्री उस कार्य के लिए जिम्मेदार है जिसे उसके सचिव ने किया है। मंत्री महोदय न तो सचिव के कुकृत्य का आश्रय ले सकते हैं और न ही अपने कार्य को नकार सकते हैं। अतः छागला आयोग ने मंत्री की जवाबदेही को सिद्धांत और लोक सेवक की अनामिकता को मानक को सही करार दिया। फलस्वरूप मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। पुनः 1966 में तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपने गृह सचिव LP सिंह के असहयोगपूर्ण रवैये की शिकायत प्रधानमंत्री से करते हुए यह अनुरोध किया कि LP सिंह की जगह कोई नया गृह सचिव नियुक्त कर दिया जाए।
तो प्रधानमंत्री नंदना ने नंदा के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप गुलजारी लाल नंदा ने त्याग पत्र दे दिया। पुनः वर्ष 1971 में रेल मंत्री के हनुमंतैया को रेलवे बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के बीच अनेक मुद्दों पर, विशेषतः रेलवे में वित्तीय प्रशासन के मुद्दों पर मतभेद था। सरकार द्वारा बीसी गांगुली की सेवाएं समाप्त कर दिए जाने पर उन्हें काफी अपमानजनक परिस्थितियों में जाना पड़ा। वर्ष 1987 के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कृषि सचिव CS शास्त्री, ग्रामीण विकास सचिव D बंदोपाध्याय और विदेश सचिव AP वेंकटेशन के साथ दुर्व्यवहार किया था। वर्ष 1993 में गृह सचिव ने गृह मंत्री की कार्यशैली के कारण मतभेद होने पर अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो इस सारे वृत्तांत से स्पष्ट होता है कि मंत्री और लोक सेवकों के बीच में मतभेद बने रहते हैं, अनेक मुद्दों पर, अनेक हितों पर। परस्पर मतभेद के कारण कौन से हैं, इस पर भी चर्चा करना बहुत अनिवार्य है। जैसे कि पहले, मंत्री आमतौर पर लोक सेवकों की स्वतंत्र, स्पष्ट और निष्पक्ष सलाह को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इससे परस्पर समझ और सहयोग की भावना को ठेस लगती है। प्रशासनिक सुधार आयोग का कथन है, बहुत से मंत्रियों में अपने सचिव या सहायक की स्वतंत्र और निष्पक्ष सलाह मानने को के प्रति अनिच्छा का भाव होता है। मंत्री और लोक सेवक के बीच राजनीतिक संबंध बनाने के कारण लोक सेवा का राजनीतिकरण हो गया है। इसी प्रकार मंत्रियों द्वारा अपनी अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रयोग कर लोक सेवकों को स्थानांतरित और निलंबित किए जाने के कारण लोक सेवकों द्वारा ठीक कार्य न किया जाना है। चौथा, मंत्रियों और लोक सेवकों में गुटबाजी, दलीय प्रतिद्वंद्विता और जातीयता की भावना व्याप्त हो जाती है। पांचवा, एक प्रबल दलीय प्रणाली का अंत और फलस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है। इससे परस्पर विश्वास बनाए रखना आसान नहीं रह जाता। छठा, मंत्रियों लोक सेवकों को अपनी अपनी भूमिका के बारे में उचित सूझबूझ का अभाव होता है। मंत्रियों द्वारा प्रशासक के दिन प्रतिदिन के कार्य में आम तौर पर दखल देना और लोक सेवकों द्वारा महत्वपूर्ण मामलों में मंत्रियों की जानकारी में न लाया जाना भी है। मंत्रियों की असफलता का आरोप लोक सेवकों के ऊपर थोप दिया जाता है। छागला आयोग ने इस संदर्भ में कहा कि मंत्री की जिम्मेदारी के सिद्धांत के दो आयाम हैं। अपने प्राधिकार के क्षेत्र में मंत्री को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। सिद्धांततः मंत्री अपने सेवकों द्वारा किए गए कार्य की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोक सेवक द्वारा अपनी सामाजिक और निजी मंडली में मंत्रियों की आलोचना किए जाने के कारण मंत्रीगण भी वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं। लोक सेवकों का मंत्रियों के कठिनाइयों और समस्याओं के प्रति संवेदनशील न होना, लोक सेवक उन मंत्रियों की राजनीतिक भूमिका को नजरअंदाज करते हैं जो व्यक्तियों और समूह दोनों के हितों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। मंत्री और लोक सेवक ऐतिहासिक भूमिका, सामाजिक पृष्ठभूमि, प्रशासनिक प्रतिबद्धता, मानसिक योग्यता और दृष्टिकोण आदि की दृष्टि से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अतः प्रशासनिक सुधार आयोग ने कुछ सिफारिशें दी हैं जिसमें मंत्री और लोक सेवकों के संबंध को संतुलित रखा जाए। ये सिफारिशें इस प्रकार हैं। पहली, ऐसे मामलों में जहां सरकार की नीति स्पष्ट नहीं हो या नीति से कुछ विचलन अथवा किसी महत्वपूर्ण विषय पर मंत्रियों और सचिव में मतभेद हो, वहाँ सभी प्रमुख निर्णयों को कारण बताते हुए संक्षेप में लिखित में देना चाहिए।
मंत्रियों को निर्भीकता का वातावरण तैयार करना चाहिए। उन्हें अपने नीतियों और आदेशों को क्रियान्वित करने में सचिवों का आवश्यक मार्गदर्शन करना चाहिए। केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल और केंद्रीय कार्मिक एजेंसियों के माध्यम से लोक सेवकों में किसी मंत्री विशेष से व्यक्तिगत और अहितकर संबंध को रोकने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। लोक सेवकों द्वारा किए गए घोर अन्याय, उनकी गंभीर चूक अथवा कुप्रशासन के मामले के सिवाय मंत्रियों को रोजमर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर किसी नागरिक का अनुरोध या उसकी शिकायत किसी नियम, कार्यविधि, नीति में संशोधन की मांग करती है तो समस्या का समाधान करने के लिए सिर्फ संशोधन करना चाहिए। किसी व्यक्तिगत मामले में उपकार करने के लिए नियमों को ढील नहीं देनी चाहिए। सचिवों तथा अन्य लोक सेवकों को मंत्रियों की कठिनाइयों के प्रति अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करनी चाहिए और उनको बेहतर ढंग से समझना चाहिए। उनको छोटे मोटे समायोजनों तथा मूल सिद्धांतों से समझौता करने वाले अथवा ऐसे कार्यों के बीच अंतर करना चाहिए जो सेवाओं की कार्यकुशलता और उनके मनोबल पर भारी या स्थायी प्रभाव डालते हों। छठा, मंत्री के प्रति सचिव का आधिकारिक संबंध निष्ठा का तथा सचिव के प्रति मंत्री का रिश्ता विश्वास का होना चाहिए। इस प्रकार मंत्री लोक सेवक संबंधों को हम कुछ सिद्धांतों पर और कुछ तथ्यों का पालन करते हुए प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को मानते हुए यदि व्यवहारगत करें तो शायद इन दोनों के मध्य पारस्परिक दूरियां या पारस्परिक अविश्वास या पारस्परिक मतभेदों को दूर किया जा सकता है।